जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका राइट हैंड और राइट लेग हमें काटनी पड़ेगी, डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था एक तरह से कि नहीं बचेंगे। सर आपका क्या था, किससे रहे हैं आपके आर्मी में? ट्रेनिंग के दौरान के हैं, जो रगड़ा लगता था हमको और हम बंदे बन गए थे। इंसान ढल जाता है क्योंकि कोई टाइम नहीं होता है। 24 घंटे आप कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं, आपको किसी भी टाइम किसी टास्क के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पानी कहीं कुएं से लेना है या कहीं और से लेना है, हो सकता है कि दुश्मन ने उसमें जहर मिलाया हो। आप हैरान होगे ये जान के कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मुजफ्फराबाद, वो सारा एरिया, बिजली नहीं है उनके गांव में, पीने का पानी तक नहीं। ये हालात हैं उस साइड पे। तो एक आर्मी एक कंट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ये आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हमारे साथ हैं कर्नल उपिंदर गिल जी, जो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। थैंक यू मैनू ये मौका देने वास्ते। अंकल, जिद्दां तुसीं ट्रेनिंग की आर्मी ਦੀ, है ना, किद्दां ਦਾ फीडबैक ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ? ट्रेनिंग ਹੁਣ ਸਾਡੀ 2-3 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ NDA ਪੂਨੇ, ਉੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ IMA ਡੇਰਾਡੂਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ IMA ਡੇਰਾਡੂਨ ਉਹ ਆਪਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ IMA ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ OTA ਮਦਰਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ OTA ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 16 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। सर आपकी एज क्या थी जब आपने आर्मी ज्वाइन करी? मेरी एज सीगी 22। कौन सी पोस्ट पे आप भर्ती हुए थे वहाँ पे? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼, ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो कभी आप किसी मिशन पे गए हो, जैसे आर्मी के मिशंस होते हैं, हमने सुना? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਾ ਲਓ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਏ, ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आतंकवादी वो चल रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤੰਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। आपकी जर्नी में पूरी कहाँ पे पोस्टिंग कर हुई है आपकी? मेरी जम्मू रीजन, कश्मीर, फिर असम, मध्य प्रदेश, ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ हैं। सर आपका क्या किस्से रहे हैं आपके आर्मी में? यादगार किस्से तो बतेरे बहुत हैं, जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान के हैं जो रगड़ा लगता था हमको,
और हम बंदे बन गए थे। एंड वो जो कॉलेज वाला फतूर वगैरह होता है वो सारा दिमाग से निकल गया रगड़े खा खा के, यानी कि बंदे बन गए। एंड फिर आगे लाइफ में बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं, हमने काफ़ी कुछ सीखा भी उस दौरान। एंड एक छोटा सा मज़ेदार वो सुनाता हूँ। एक बार हम ट्रेनिंग पे थे तो हमारे जेसीओ साहिबान, जैसे वो इंट का काम करते थे, तो वो नक्शा तैयार कर रहे थे और हमारे पासवर्ड होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं, तो उसका वो चल रहा था। तो जब वो कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब हम एक चीज़ बताइए, जो ये होता है अपना लायन और होता है टाइगर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? तो बोलते लैम्ब। मैं कहा यार जंगल की बात करो। कहते नहीं लैम्ब होता है जंगल में, हम भी जंगल में हैं। तो लैम्ब हमारे उसमें उस टाइम कोड वर्ड था। हमारे जो सेकंड इन कमांड अफसर थे वो बहुत ही सख्त थे, तो उनसे सब ही घबराते थे, डरते थे। तो उसने बोला कि जी लैम्ब जो है यानी कि बकरी जो है वो सबसे खतरनाक है। सो ऐसे हैं कई बातें जो हमने सर सीखी सुनी। तो सर जैसे आप आर्मी में आपने बहुत साल काम किया, तो आप बता रहे थे कि आप बॉम्ब ब्लास्ट भी फेस करा आपने एक, तो उसके बारे में पीछे में बताएं कुछ। ये कह लीजिए कि पंजाब में ऑपरेट करने के बाद जब कश्मीर पहुंच गए तो जनरली आइडिया था कि क्या होता है। ये ज़रूर है कि पंजाब में हमें ये किसी भी आतंकी सिचुएशन में नहीं पड़ना पड़ा जहाँ फायरिंग या के सिचुएशन में या नहीं गए हम। बस हम गश्ती लगाते रहते थे, पर ऐसे मौके नहीं मिले पंजाब में कि कहीं हम आतंकियों के साथ भिड़े हों या कुछ। कश्मीर में यस, बहुत से इंसिडेंट्स से तकरीबन हर रोज़ ही हम कहीं ना कहीं किसी न किसी हालात में, या तो फायरिंग में या फिर कहीं ब्लास्ट होना हमारे ऊपर, तो ये चलता रहता था। सर जैसे स्पाई एजेंसीज होती हैं, वो आर्मी के साथ कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं? जैसे उनकी लिंकिंग जो है, देखिए वो आपके पुलिस की एजेंसीज होती हैं और स्टेट पुलिस की होती है, सेंट्रल की होती हैं, एंड आर्मी की अपने होती हैं। हम भी अपने लेवल पे हम भी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं लोकल से बात करके वगैरह, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम आगे पास ऑन करते हैं। तो जो हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके पास इन सब सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है और फिर वो उसको रिलेट करके जिसको इंफॉर्मेशन देनी है, अगर मेरे इलाके में कुछ ऐसा है तो वो इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। जैसे स्पाई एजेंसी होती हैं, वो काम कैसे करती हैं? या उनका काम तो बहुत खुफिया है। वो काम करती हैं फील्ड में, यानी कि लोगों के बीच में मिलके लोकल्स के साथ। उनका बेसिकली आप ये कह लीजिए कि वो लोकल्स जो होते हैं उन्हीं में से इन्फॉर्मर्स वगैरह होते हैं, उन्हीं में से इनके बंदे होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे हम बॉम्ब ब्लास्ट वाली आपने बात बताई, वो आपने जो फेस करा था ट्रेजेडी, वो आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या झेलने पड़े थे आपको उसके बाद? ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो इंजरी हुई है वो उसके वही है मेन कॉन्सिक्वेंस। तो क्या इंजरी हुई आप थोड़ा सा? मेरे तो इंजरी तो मेरी बहुत ज़्यादा हुई थी, बल्कि डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था एक तरह से कि नहीं बचेंगे। तो उस टाइम ब्लास्ट जो हम बॉम्ब ब्लास्ट कहते हैं,
एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है जो कि बनाया जाता है। तो उसको इन्होंने ये प्रॉब्ली दूसरा रिमोट कंट्रोल डिवाइस था कश्मीर में जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, और मुझसे सिर्फ 5 फुट दूर था। एंड इसका इम्पैक्ट जो है मेरे राइट साइड पे आया था। एंड इंजरीज मेरी ये हुई थी कि राइट लेग में लगी थी, हैंड में, फेस पे, और उसके नेट रिज़ल्ट ये था कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका राइट हैंड और राइट लेग हमें काटनी पड़ेगी, एंड उनको ये था कि ये गैंग्रीनियस हो जाएगा। और फेस जो है इस पे मेजर इम्पैक्ट फेस पे आया था। और ये कह लीजिए कि पगड़ी जो है ये बहुत बढ़िया हेलमेट है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसलिए मैं अभी भी डालता हूँ। एंड इसकी वजह से मेरा सिर बच गया था। और इसका मैं 1-2 किस्से और बताता हूँ। कॉलेज में पढ़ता था, मोटरसाइकिल था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत तेज़ चलाते थे। 2 बारी, एक बारी तो मैं एक ट्रक के पीछे जा टकरा था, तो उस टाइम भी मैंने सिर थोड़ा नीचे कर लिया, तो वो पगड़ी का इम्पैक्ट की वजह से बच गया ट्रक में भिड़ने से। एंड एक बारी मैं गिर गया, उस टाइम भी सिर पे गिरा तो पगड़ी ने बचा लिया। तो ये एक बहुत बढ़िया हेलमेट के तौर पे भी है और वैसे भी बहुत मान की चीज़ है। तो जो ये इंजरीज हुई थी फेस पे, इसमें मेरे राइट आई तो मौके पे ही डैमेज हो गई थी, लेफ़्ट आई अभी भी है, इफ़ेक्टेड है। एंड मेरा ये जबाड़ा जो है ये टूट गया था, और अंदर से दांत भी सारे निकल गए थे। सो इसके ऊपर उन्होंने, डॉक्टरों ने काम किया। मैं तकरीबन 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। सो उसका आफ्टर इफेक्ट तो ये है कि भाई इंसान के ऊपर है, अगर आप अपना हौसला बुलंद रखते हैं तो आप वापस फिट हो जाते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, हम उम्र या छोटे, वो कहते यार हमने अपने आँख पे पट्टी बांध के ट्राई किया है गाड़ी चलाना, दूसरा काम करना, बहुत मुश्किल है, तुम कैसे कर लेते हो? मैं कि भाई आदत पड़ गई है, तो ये सब आदत की बात है। सर जैसे आर्मी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आर्मी में जब कोई छोटा लड़का, यंगस्टर कोई ज्वाइन करता है आर्मी को, तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस क्या होता है आर्मी में? देखिए वो एक प्रोसेस है, उसको ऐसा कुछ खास तंगी नहीं होती है, क्योंकि शुरू में उसको सेट होना है, फिज़िकली फिट होना है, रगड़ा लगता है, यू हैव टू बी फिज़िकली वेरी फिट। सो उसमें वो ट्रेनिंग के दौरान ही सेट होने लग जाता है। जब वो यूनिट्स वगैरह में आ जाते हैं तो वहाँ पे उनको कमांड एंड कंट्रोल मिलता है ट्रूप्स का। सो ट्रेनिंग के दौरान जो हमने ट्रेनिंग की होती है वही काम जो है ट्रूप्स करते हैं। तो आपको बस वो, जब आप एक ऑफिसर के ओहदे में आ जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, आपको समझ आ जाता है कि ये जो मेरी नफरी है ये ऐसे काम कर रही है, तो मैंने ये किया हुआ है। तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसी हिसाब से चलते हैं, आपको ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये है। और फिर वो जो हम ये कह लें एक दूसरे के साथ तालमेल वगैरह, वो बहुत आसान हो जाता है। सो इन बातों को नज़र रखते हुए कोई ख़ास ऐसी मुसीबत या तकलीफ़ तो नहीं आती है। हाँ, कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, एंड यहाँ पे इंसान ढल जाता है, क्योंकि कोई टाइम नहीं होता है किसी काम का। 24 घंटे आप कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं, आपको किसी भी टाइम किसी टास्क के लिए बुलाया जा सकता है। सो मैं ये नहीं सोचता कि किसी यंगस्टर के लिए ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको बस वो सेट होना होता है उसके हिसाब से। कितना फिजिकली फिट होना पड़ता है कि यंगस्टर को आर्मी के लिए? फिज़िकली फिट तो बहुत होना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब आप अपने ट्रुप्स के साथ हैं, आपने उनको लीड करना है।
जब आपने उनको लीड करना है, यू हैव टू बी मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना पड़ता है। उनके साथ आपने भागना है, उनके साथ आपने ट्रेनिंग करनी है, फायरिंग करनी है एंड गेम्स खेलनी है। तो अगर आप इसमें फिज़िकली फिट हैं और उनके साथ गेम्स वगैरह में खेलने के लिए तैयार हैं, और उससे ये हो जाता है कि आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है और वो फिर आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं कि ये अफसर हमारा जो है तगड़ा है, दलेर है। सो मेन ये है फिटनेस के लिहाज से। सर जैसे टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं आजकल, जैसे जम्मू कश्मीर बाकी इलाके में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। ये जो टेररिस्ट अटैक्स है, देखिए बॉर्डर जो है ये तो पूरा सील हो नहीं सकता है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो हर ये कहूँगा कदम पे आप किसी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, तो घुसपैठ हो जाती है। अभी ये आतंकी जो हैं कुछ लोकल हैं एंड बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान हैं, तो इनको यहाँ पे जो हम कहते हैं स्लीपर सेल्स होते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनके, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने पहले ये पूछा था मुझे कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती है, वो भी इसी तरह से ही होता है। आपको लोग जो हैं जिनको सहानुभूति होती है आपकी तरफ, उनको कल्टीवेट करना होता है, तो उसी तरह से ये लोग भी कल्टीवेट करते हैं लोग इस साइड एंड उनका फ़ायदा उठाते हैं। सर जैसे हम सुनते हैं कि टेररिस्ट बहुत माइंड वॉशेस करते हैं। देखिए माइंड वॉश तो होता है, किन बुनियादी बातों पे माइंड वॉश होता है वो देखने वाला है। एक तो आप रिलीजन के तौर पे करते हैं, दूसरा आप कम्युनिटी के तौर पे करते हैं, और एरिया वाइज, रीजन वाइज, कल्चर वाइज, तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, छोटी सी बात है, आपका कहीं झगड़ा हो जाता है रोड के ऊपर, तो आपके साथ पंजाबी खड़े हो जाएंगे और जो दूसरे हैं आप उनके बरखिलाफ खड़े हो जाओगे। सो उसी तरीके से ये माहौल ऐसे बन जाता है। सर जैसे हम देखते हैं आर्मी जो एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हर बंदा नहीं ट्रेनिंग कर सकता ना। ये जो ट्रेनिंग आपने बोला है, ये हर इंसान ट्रेनिंग कर सकता है। ये एक मेंटल परसेप्शन होता है, ये एक मेंटल सोच होती है। कई बंदे देखो बिजनेस के लिए मेड आउट होते हैं, और बिजनेस में भी वो अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं। या आप डॉक्टर्स ले लो, एक है जो सर्जरी के तौर पे चले जाता है, उसको सर्जरी अच्छी लगती है, उधर को हो जाता है। दूसरा है जो बोलता है नहीं यार मैं तो डेंटिस्ट बनूंगा, वो डेंटिस्ट बन जाता है। और तीसरा मेडिकल की साइड चले जाता है। सो उसी तरीके से फ़ौज में आने के लिए एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है अपना, और उसी हिसाब से लोग आते हैं। और फिर जब सिलेक्शन बोर्ड होता है जहाँ पे हम वो एप्टीट्यूड वगैरह सब देखा जाता है, स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो कि इनको ख़ास तौर ट्रेनिंग दी जाती है, वो असेसमेंट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं जो बंदे पास करते हैं रिटन एग्ज़ाम्स यूपीएससी का, उसके लिए जाते हैं सिलेक्शन बोर्ड के लिए। सो उसकी बुनियाद पे है। सर आर्मी के साथ कौन सी टीम्स काम करती हैं? आर्मी के साथ देखिए ऐसे है कि टीम्स जो हैं इसमें डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आप ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप कश्मीर में अभी हालात जो हैं इसके हिसाब से, टेररिज्म के हिसाब से हम ले लेते हैं, तो वो जो है उसमें आप ये ले लीजिए कि आपके पास लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटी, जो भी सेंट्रल फोर्सेस या स्टेट फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड है उस एरिया में, वो सब वहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं और इनका आपस में तालमेल होता है। सर पुलिस और आर्मी के साथ कैसे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं पुलिस और आर्मी? ये देखिए ऑपरेशंस कई बार ये है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है
तो वो आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं, आर्मी जाती है साथ में। उनके पास उतने स्ट्रेंथ नहीं होती है या उस टाइप का असला या जो हम ये कह लें प्रोटेक्टेड व्हीकल्स होती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, वो नहीं होती हैं। तो वो आर्मी फिर उस ऑपरेशन में जाते हैं और ये पुलिस वाले साथ जाते हैं। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि हमारे टाइम में भी बहुत बार हुआ है कि आर्मी जाके ऑपरेशन करती है तो लोग जो हैं विलेजर्स या जो भी है वो पत्थर मारने शुरू कर देते हैं या फिर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से पुलिस भी साथ होती है कि उनको पता है कि क्या हालात हैं वहाँ पे, एंड वो भी थोड़ा इन सिविलियंस को, जो गांव वाले हैं, इनको कंट्रोल करने में, ताकि ये वो टेररिस्ट के आतंकवादियों के हेल्प में ना आए, उनको भागने की कोशिश में फौज को, और जो ये एक्शन किया जा रहा है इसको डाइवर्ट और डिस्टर्ब ना करें। तो ये तालमेल बहुत ज़रूरी होती है। सर जैसे ट्रेजेडी हुई थी 26/11 में, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ये देखिए, अब इसके बारे में तो इंटेलिजेंस का भी है इसमें। कई बार देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल तो जाती है बट वो इन्फॉर्मेशन इतनी पुख्ता नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो बेसिकली इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जैसे आर्मी है वो जंगल्स में ट्रेनिंग करती है ना, तो उनको जंगल्स में क्या क्या फेस करना पड़ता है? ऐसे है कि जो ये आप बात करें ट्रेनिंग की, ये अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग, जब ट्रुप्स उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे फेमिलियराइजेशन और वो होता है। जैसे जंगल्स में जाते हैं तो जो जंगल ट्रेन है वहाँ पे कैसे कैमोफ्लेज रखना है, किसके लिए वॉच आउट करना है, जो दुश्मन है चाहे वो आतंकी है जो भी है वो कैसे ऑपरेट करेगा, आपको किन किन चीज़ों के लिए वॉच आउट करना है। तो ये बहुत से इसमें पहलू हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ जाता है। ख़ास तौर जैसे कि आपकी मूवमेंट ख़ास तौर बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो उस मूवमेंट में आप कैसे चलेंगे ताकि आप आसानी से टारगेट ना बन जाएं, फैल के चलना है, कैसे चलना है, वो सारी चीज़ें हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर आप चले जाइए डेज़र्ट में, राजस्थान के रेगिस्तान में, वहाँ पे अलग माहौल है, तो वहाँ की ट्रेनिंग जो है उसमें आपको डेज़र्ट का वो होता है। फिर आपका खाना पानी डिसिप्लिन, आपको जो पैक्ड राशन है और जो पानी आपके पास है आपने उस पर ही निर्भर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पानी कहीं कुएं से लेना है या कहीं और से लेना है, हो सकता है कि दुश्मन ने उसमें जहर मिलाया हो। सो आप फिर वो पानी नहीं पी सकते हैं, आपको जो आपके पास वाटर बॉटल है उसी से गुजारा करना है। और कई जगहों में तो ये है कि आपको पीछे से सप्लाई भी नहीं आ सकती है। सो ये सारी बातें हैं जिनका ट्रेनिंग होती है, समझाया जाता है अच्छी तरह से। जंगली जानवरों के सामान, वो फिर देखिए, वो जंगली जानवरों का तो ये है कि जब आप एक तरह से एक गुट में हैं तो जानवर भी थोड़ा पीछे संभल जाता है, वो देखता है कि मेरे से ये लोग ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि कई उसमें जानवरों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि अगर उनको कुछ कहा या किया तो दुश्मन आगाह हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं कि उसको कैसे पीछे हटाना और उसको डिस्टर्ब नहीं करना बेमतलब। सो वो भी जानवर भी आपको नहीं तंग करेगा। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिखलाई जाती हैं इसमें। सर एक
आर्मी एक कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि कई सरकारें हैं और कई देश के वासी हैं जो सोचते हैं यार ये फ़ौज क्या करती है, बैठी है, ट्रेनिंग करती है, लड़ाई पता नहीं होनी भी है कि नहीं होनी है। पर सवाल ये है कि जब लड़ाई होनी है तब आप कहाँ से फ़ौज इकट्ठी करोगे, कहाँ से ट्रेनिंग करोगे। सो एक स्टैंडिंग आर्मी बहुत ज़रूरी है। और ये एक कई लोग कहते हैं कि ये एक वो क्या सफ़ेद हाथी दांत है, नहीं, ये एक बहुत कारगर चीज़ है। ख़ासतौर हमारे देश में तो हम फ़ौज को फ्लड्स आ गए वहाँ ले गए, अर्थक्वेक आ गया वहाँ ले गए, हर स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पुलिस वगैरह से सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती वहाँ भी हम ले जाते हैं आर्मी को। सो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और इस फोर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब जैसे मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, हम देख रहे हैं ड्रोन्स आ गए हैं, मिनी ड्रोन्स आ गए हैं। आप यही देख लो, अभी ये जो दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन की और दूसरी साइड ये इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के साथ, और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो जंग छिड़ी है, इसमें वो टेक्निकली कितने एडवांस्ड उस पर लड़ रहे हैं कि हैरियत होती है कि इतना एडवांस हो गई है वॉरफेयर। सो ये बहुत लाजमी है कि आर्मी जो है ये किसी भी सिचुएशन में आपको आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप जैसे हम अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं कर सकते। आपको अपना गार्ड रखना है, कब किस टाइम दुश्मन क्या एक्शन करता है, आतंकवादियों के द्वारा या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके, किसी भी तरीके से जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है इसकी वजह से। सो ये बहुत अहम है। सर जैसे आपने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, तो वो आर्मी से कैसे रिलेट करती है? ये देखिए बहुत उस लिहाज से रिलेट कर रही है। अभी आप ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो इज़राइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई है, इज़राइल ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया है ये लोकेट करने के लिए कि जो हिजबुल्लाह का लीडर है वो कहाँ है। वहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है ऑन टीवी एंड रेडियो। तो वो है कहाँ, वो उसके लिए उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को सुपरसोनिक स्पीड पे चलाया है, जिससे वो जो हम कहते हैं साउंड बैरियर तोड़ा है। और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको रिलेट करके वो कैलकुलेशन एकदम उनको मिल गई कि वो कहाँ है, और उन्होंने वहाँ पे हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स गिराए हैं जो दो तीन मंजिल ज़मीन की सतह के नीचे जाके ब्लास्ट होते हैं, और उस तरह उसको मारा। सो ये एक एग्जांपल है कि कैसे ये एआई इंटीग्रेट हो जाती है इसमें। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, वो आर्मी के ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस आए आपके ख्याल से? अभी यार ट्रेनिंग में तो अभी ये ऐसे कह लीजिए कि अभी ये जो ट्रुप्स लेवल है उस पे तो नहीं आया है, बट यस जो हमारा जो टेक्निकल और हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्फीयर है, उसमें ये काफ़ी बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रहा है। अब लोअर लेवल पे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो फॉर्मुलेट हो रही हैं पॉलिसीज़, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये एक तरह का बहुत ही वो सीक्रेट होता है। सर जब आप आर्मी में काम करते थे तो आपने कौन से वेपन्स यूज़ करे, मतलब किस किस चीज़ टाइप्स के गैजेट्स यूज़ हुए हैं आपके? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम सब ट्रेन होते हैं एक बेसिक इन्फेंट्री सोल्जर के लिए, और उस दौरान हमारे पास बेसिक वेपन्स जो इन्फेंट्री वेपन्स होते थे
वो राइफल्स और ये क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह होते थे, मशीन गन्स होती थी। अभी जो है आप देखिए बहुत शिफ्ट हो गया है। अब आपको बैटलफील्ड रडार्स भी हैं उसमें। वो जो पुराने हथियार थे वो ख़त्म होके AK-47s आ गए हैं, उसी टाइप की मशीन गन्स आ गई हैं, और दूसरे जो सपोर्ट वेपन्स हैं एंड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, ऐसे हथियार और इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो अब तो बहुत फ़र्क आ गया है पहले से। एंड जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं एक टैंक रेजिमेंट से हूँ, तो टैंक्स हमारे जो हैं वो भी बहुत एडवांस हो गए हैं। जिन पे हमने सर्विस की थी उनके बनिस्बत जो आज के टैंक्स हैं वो तो बहुत एडवांस्ड हैं। सो ये जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, हर फील्ड में डेवलपमेंट होती जा रही है। आप अपने मोबाइल्स को ही देख लो, उसी तरीके से हर इक्विपमेंट में बहुत सा एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। अपनी सर्विस में मैंने टैंक रेजिमेंट में सर्विस की, तो मेरी सर्विस स्टार्ट हुई थी एक रशियन टैंक से, T-55 से। अब वो सर्विस में नहीं है। फिर मैंने निसान आर्मर्ड कार्स पे सर्विस की है। फिर एक और था लाइट टैंक, एम्फीबियन टैंक। आपने वो पिक्चर देखी होगी पीपा, उसमें वो एम्फीबियन यानी कि वो पानी के ऊपर तैरता है, उस पर भी सर्विस की है। फिर विजयन टैंक्स थे जो कि बेसिकली आज़ादी के बाद वो ही हमारे पास एज सेंचुरियंस छोड़े गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो यहीं प्रोडक्शन होने लग गई अपने इंडिया में, उस पर भी सर्विस की। T-72 पे भी सर्विस की। सो मेरे को ये बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि मुझे तकरीबन हर इक्विपमेंट जो मेरे टाइम में था आर्मर्ड कोर में, टैंक रेजिमेंट में, इस पे सर्विस करने को मिला। सर जैसे आर्मी में मिशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिशंस होते हैं, तो जब आर्मी एक मिशन के लिए जाती है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी? देखिए ऐसे है कि जो मिशंस जो हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके ऊपर वो इंटीग्रेशन होती है। आपके डिपेंड करता है क्या मिशन है, कौन से एरिया में है, फॉरेस्ट एरिया में है, डेजर्ट में है, पहाड़ों में है, हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो उस टाइप से वो तालमेल उनका बिठाया जाता है। रेडियो इक्विपमेंट उस हिसाब से होता है, वेपन्स उस हिसाब से होते हैं। अब पंजाब राजस्थान के ट्रेन्स में आपको हेवी और प्रोपेल्ड तोपखाना चलेगा, जबकि पहाड़ों में आपको लाइट पैक मिलेगा जिसको आप अलग करके उठा के आगे ले जा सकते हैं। सो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी कि तालमेल बिठाने के लिए उस हिसाब से मिशन के हिसाब से बिठाया जाता है कि कितनी इन्फेंट्री होगी, उसमें कितना आर्टिलरी होगा, रेडियो वाले रेडियो सेट्स और रेडियो ऑपरेटर्स यानी कि सिग्नल्स वाले कितने होंगे, ये सारी चीज़ें अलग अलग सिस्टम से, और सप्लाई वगैरह कैसे होगी इनकी, वो वर्कआउट किया जाता है। सर जैसे पहाड़ों में आर्मी काम करती है और एक प्लेन्स एरिया में काम करती है, तो कितना डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। प्लेन्स में और पहाड़ों में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि प्लेन्स में हर एक चीज़ आसान हो जाती है, रोड नेटवर्क है, आप क्रॉस कंट्री भी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। एंड जबकि पहाड़ों में आपको कहीं सड़कें मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं सिर्फ पैदल चलने का रास्ता मिलेगा, तो वो उसके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, उसका अपना अपना क्या कहते हैं ये रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। पानी के सोर्स कहाँ से लोगे आप, पानी सप्लाई कहाँ से करोगे, राशन पानी है वो कहाँ से कैसे ले जाओगे। सर आर्मी में किस टाइप के व्हीकल्स काम करते हैं? या व्हीकल्स तो
बहुत अलग टाइप्स के हैं, जैसे आपके मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं, हेवी लोड ट्रक्स हैं। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे पहाड़ों में जहाँ गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे म्यूल पैक्स होते हैं। सो ये म्यूल्स हैं, इनके ऊपर हर एक चीज़, एमुनेशन, खाना, राशन, पानी, सब कुछ उनके ऊपर लोड करके ले जाया जाता है। सो ये तो ट्रेन के ऊपर है। सर आपकी जो पोस्टिंग हुई आर्मी में, वो कहाँ पे आपने काम करा? वेल मेरी पोस्टिंग बेसिकली रही है जम्मू कश्मीर में, ईस्ट में, असम में, और फिर ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, और यहाँ अम्बाला में। कितना टफ था आपके लिए हाँ जी, जम्मू कश्मीर में काम करना? कितना टफ था? टफ, देखिए ऐसे टफ तो मैं नहीं कहूँगा, तो टफ था, चैलेंजेस थे, क्योंकि जब आप एक ऐसे माहौल में हैं, एंटी नेशनल टेररिस्ट के बरखिलाफ, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं कन्वेंशनल फ़ौज की जैसे नहीं है, ये आम सिविलियन है, तो इनको लोकेट करना, इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। और ये लोगों के साथ ही चल रहे हैं, कब कहाँ से कौन फायर कर देगा। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं या आप एक बस में बैठे हैं, अब आपको ये नहीं पता इस बस में कौन आतंकवादी है। सो उसी तरीके से ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग था, टफ था उस लिहाज से, बट नॉट दैट टफ। हमको अलर्ट रहना पड़ता था, एंड क्योंकि एडवांटेज उसके पास था, हमारे पास नहीं था एडवांटेज, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म में थे, तो वो तो नॉर्मल ड्रेस में था। सो अब ये पता नहीं वो जो 10-20 बंदे, उनमें से कितने एंटी नेशनल्स हैं, आतंकवादी हैं। सो वो एक चैलेंज ज़रूर था। तो अलर्ट रहना पड़ता था हमको जब हम निकलते थे गश्त पे। सर टेररिस्ट से कितनी बजे आपकी मुठभेड़ हुई है? वो तो तकरीबन ना, ये कह लीजिए हमारी तकरीबन हर दूसरे दिन, अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तो हो ही जाती थी। कोई ऐसा यादगार इंसिडेंट आपके साथ हुआ? ये इंसिडेंट तो सारे ऐसे ही हैं कि आमने सामने फायर हुआ है, नदी थी बीच में, तो हम नदी के इस साइड ऑपरेट करते थे, तो कई बार हम नदी के ऊपर गश्त लगाते थे, तो एकदम फायर खुलता था, तो बस वो क्रॉस फायर ही चलता था हमारा। कई बार हमको मशीन गन का सहारा लेना पड़ता था उनको दबाने के लिए। एक दो बार हमने जो एक हम कहते हैं इन्फेंट्री का तोप खाना होता है, 2 इंच मॉर्टर होता है, 2 इंच का वो ट्यूब होती है, जैसे आप 2 इंच की पाइप हम देखते हैं पानी वाली, वैसा होता है। उसमें वो छोटा सा बॉम्ब होता है, वो उसमें डालते हैं और फिर उसका पिन दबाते हैं, तो वो उड़ के 500 मीटर 600 मीटर तक जाता है। तो एक दो बारी हमको उसका भी इस्तेमाल करना पड़ा था, ताकि हम कुछ खुले से एरिया में फंस गए, तो वहाँ से अपने आप को निकालने के लिए, ताकि हम हमारी कैजुअल्टीज़ ना हो, कोई इंजर ना हो लड़का, तो उसका एक दो बारी इस्तेमाल करना पड़ गया, ताकि हम वहाँ खुले एरिया से निकल के थोड़ा सा बाएं दाएं होके कवर ले सकें। तो बस ऐसे ही है, क्योंकि देखो ये जो आतंकवादी हैं या टेररिस्ट हैं, ये आपके साथ खुल के नहीं लड़ेंगे, ये हिट और रन करेंगे, गोली चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब उन्होंने देखा कि नई बात बन रही या उनका असला ख़त्म हो रहा है, तो वो भाग लेंगे। सो ये हैं बातें, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई में तो ये पता है हमको कि दुश्मन भी नहीं पीछे हटने का, वो भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के बराबर आएंगे।
सो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। सर जैसे हम देखते हैं कभी मिशंस में हमारे साथ का कोई जब इंजर्ड होता है आर्मी में, तो उसमें कैसी फीलिंग्स आती हैं? देखिए, फीलिंग उस टाइम तो हम ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा मकसद कुछ और है। उस टाइम हम उसकी रिकवरी के लिए एक दो बंदे उसको रिकवर करते हैं, या जो हमारे पीछे हैं बंदे वो उसको रिकवर करते हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम रुकते नहीं हैं। जो पीछे है टोली वो उसको संभालती है। कभी आपको सप्रेस करने की कोशिश करी है अभी टेररिस्ट ने? स्ट्रेस तो क्या, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अ, हमारे पास असला और जो फायर आर्म्स वगैरह हैं वो ज़्यादा, और क्या कहते हैं कारगर उनके भी हैं, उनके वो भी अमेरिकन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ वेपन्स इस्तेमाल करते थे एंड करते हैं आज भी। उनकी तरफ से भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, ख़ास तौर जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा है तो वो बहुत असला और मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह पीछे छोड़ गए, जो कि वहाँ से इनके पास आ गए हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड बट ये कहने का है कि वो तादाद में कम होते हैं, 5-6 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जबकि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो उनको यही होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी के ऊपर कितना कैजुअल्टी कर सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इंजरी और मारने से, उनका ये मकसद होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि मीडिया कवरेज मिलती है उनको बेसिकली। तो जब वो मीडिया कवरेज मिलती है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं कि अच्छा, इस मुठभेड़ में हमने 2 मार दिए, 3 घायल कर दिए, हमारा कोई नहीं हुआ। तो वो उनको एक तरह से उनके जोश अप होता है। बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो हमको सप्रेस नहीं कर पाते, वो भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं। मेन तो ये है। सिर्फ ऐसे टेररिस्ट का मेन मोटिव क्या होता देखिए, मेन मोटिव इनका ये है कि आतंक फैलाना है। दूसरा कि जहाँ ये रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की ख़ास तौर, क्योंकि यही हमारा एक देश है जो हमारे बरखिलाफ़ है, उसका ये मकसद है कि इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बंद जाए, वो इसी मसले में लगी रहें, और जो क्या कहते हैं मेन रोल जो है उससे थोड़ी इनका ध्यान हटा रहे। क्योंकि देखिए, जो हम लड़ाई की तैयारी करते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। उस लड़ाई की ट्रेनिंग और इस मसले में बहुत फ़र्क है ऑपरेट करना। तो बेसिकली उनका ये होता है। और दूसरा ये होता है कि आतंक मचाएंगे, नुकसान होता है फोर्सेस को भी और वैसे भी, और ये उस लिहाज से लोगों की जो लोकल्स हैं उनकी सहानुभूति गेन करने के लिए ये सारा करते हैं। है? लोकल्स की सहानुभूति मतलब कैसे? क्योंकि देखिए, अब कश्मीर जो है कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज, ऑल दीज फैक्टर्स आर मेजॉरिटी सेम रेस एज द पाकिस्तानीज, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री देखो कश्मीर की, और वो ये एक तरह से आज़ाद एरिया रहा है। कश्मीर एक हिंदू वो था, एरिया था। बाद में इस्लाम आया है, इंडिया में कन्वर्जन हुए, उधर भी कन्वर्जन्स हुई हैं। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की थी वहाँ की। और अगर आप देखो इंडिया में कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यस, दुनिया में कुछ हो जाए उनको ऐसे लगता है कि भाई उनका कोई रिश्तेदार को गलत कर दिया है के साथ। सो इन चीज़ों को नज़र रखते हुए ये लोग जो है
एक तो ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे, दूसरा इनको पाकिस्तान से बहुत मेंटल, मॉरल और ये असला वगैरह की सपोर्ट मिल रही है। बट अभी जैसे ये टाइम गुजरता जा रहा है, इतने साल हो गए हैं, इनके रियलाइजेशन आ रही है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं गलत है, हम यहीं ठीक हैं। आप हैरान होगे ये जान के कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मुजफ्फराबाद, वो सारा एरिया, वहाँ पे आपको एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलेगी। वहाँ के गांव में सड़कें नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कच्ची मिलेंगी, वो भी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के आने जाने के लिहाज से। बिजली नहीं है उनके गांव में, पीने का पानी तक नहीं है। ये हालात हैं उस साइड में। तो जो जो बंदे यहाँ से कश्मीर से ज़बरदस्ती या वैसे पार गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, वहाँ के हालात देख के वो तो कईयों का तो माइंड सेट चेंज भी हुआ है कि यार हम तो यहाँ इतने बढ़िया हैं, वहाँ इतना कष्ट में हैं लोग। तो ये चीज़ों से कईयों को फ़र्क पड़ता है। पर जैसे आपने पहले जिक्र किया था ब्रेन वॉश, जो ब्रेन वॉश हो गया बंदा, उसको तो फिर आप जो मर्ज़ी कह लो, वो नहीं मानेगा। ठीक है ना? मासूमों की जान लेते हैं टेररिस्ट वगैरह, ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि हम एक मकसद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और टेररिस्ट जो है अपनी कम्युनिटी के लिए बेसिकली वो करते हैं, कहीं भी हो। ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो ही टेररिस्ट है। टेररिस्ट या एंटी नेशनल, जो भी आप इनको बुलाना चाहें, ये किसी भी रिलीजन के, किसी भी रीजन के, किसी भी इलाके के हो सकते हैं। और इनके मुद्दे अपने अपने, ये कोई हुकूमत से ना खुश है, कोई अलग होना पसंद कर रहा है, ठीक है जी। अब कई दुनिया में इलाके हैं जिन पे जब वो क्या कहते हैं देश बना तो वो एरियाज़ आ गए, पर वो अलग होना चाहते हैं। सो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जो देश कह रहा है वो कहता है कि ये हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करें, ये आतंकवादी हैं, ये एंटी नेशनल हैं। सो ये चलते रहता है। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसको ढूंढते ढूंढते वो उसके हम करीब आ गए। तो अब वो पता नहीं कहाँ बंदे बैठे थे, उन्होंने ये रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट कर दिया, और ये मेरे से कोई राइट साइड में 5 फुट की दूरी पे था। तो वो ब्लास्ट इफेक्ट सारा मेरे राइट साइड में आया। तो उसके बाद में जो है ये मेरे जो ट्रूप्स थे, इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए श्रीनगर। ये चलो मैं ही इंजर हुआ, मेरी कोई नफरी नहीं इंजर हुई, बहुत बड़ी बात है। और उस दौरान जब हमने ये हम वैसे भी हमारी ड्यूटी थी रोड ओपनिंग की, कि सुबह ये सारा कुछ चेक करना कि कहीं उन्होंने कोई ऐसे बारूदी सुरंग वगैरह तो नहीं लगा रखी रात में हाईवे के ऊपर, क्योंकि रोज़ सुबह श्रीनगर से जम्मू के लिए आर्मी की कॉन्वॉय चलती थी। नफरी जो है छुट्टी जा रही है और फिर आ रही है उसके लिए, एंड वहाँ से दूसरे ट्रुप्स की मूवमेंट भी होती थी, सीनियर ऑफिसर्स की मूवमेंट भी होती थी, और उस दिन होनी भी थी। तो ये जो थोड़ा हमने उसको लोकेट करने की कोशिश की, और उस दौरान वो आतंकियों को पता लग गया कि भाई ये तो शायद इसे ढूंढ ले, तो उन्होंने उसको रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट कर दिया। उससे ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि इंजरी तो मुझे हुई है ज़रूर, बट पता नहीं कितनी जानें और बच गई हैं। और एक जनरल ऑफिसर ने भी वहाँ से जाना था, उनकी भी एक तरह से हम ये कह लें कि जान बच गई, क्योंकि अगर एक सीनियर अफसर कैजुअल्टी हो
तो उसका जो है मोराल पे और वैसे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सो ये बातें हैं। एंड इस सारे वो, ये तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया। तो एट द एंड ऑफ इट मेरे को इस सारे जो हमने ये छोटा सा एक्शन किया था इसको लोकेट करने में, और जो हमने कॉन्वॉय को बताया जाने बचाई एट लार्ज, उसके लिए मेरे फिर गैलेंट्री अवार्ड मिला था, सेना मेडल। सो ये है। सर उसके बाद जब आपको रिटायरमेंट मिली तो आपको इंजरी की करके रिटायरमेंट मिली? हाँ, ऐसे है कि उसके बाद मैंने 6 साल और सर्विस की, एंड फिर मुझे डॉक्टर्स ने मेडिकली अनफिट करके मुझे क्या कहते हैं, एक फ़ौज में टर्म है इनवैलिडमेंट, यानी कि आप अब आगे फिट नहीं हो सर्विस करने के लिए, वो करके मुझे फिर फ़ौज से जो हम कहते हैं, हम ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करते रिटायरमेंट, हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस। यानी कि रिटायरमेंट में आपको एक गिवन सर्विस पीरियड होता है, उसके बाद आप रिटायर होते हैं, आप कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ फोर्थविद है। तो फिर जब मेरे ये कागज़ अप्रूव हो गए, डॉक्टर्स ने अनफिट कर दिया, आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली गए, उन्होंने देखा, ओके कर दिया, तो फोर्थविद यानी कि मेरे को एक सिग्नल, जैसे टेलीग्राम है वैसे एक सिग्नल आया, और मैं अगले दिन से आउट ऑफ द सर्विस हो गया। सर आपने आर्मी में कितने साल ड्यूटी की? मैंने 21.5 ईयर्स किए। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और बात करके। एंड आई होप कि इस आपके वीडियो से, पॉडकास्ट से लोगों को फ़ौज के बारे में जानकारी भी होगी, और वो प्रोत्साहन भी होंगे फ़ौज को ज्वाइन करने में, क्योंकि बहुत बढ़िया सर्विस है, और ये कहूँगा मैं। और बहुत अच्छा आपको देखभाल भी होती है सर्विस में भी, और सर्विस के बाद में भी बहुत अच्छी देखभाल होती है। थैंक यू।